हम लोग का दोबारा से लाइव चालू हो गया है। तब तक आप लोग जुड़ते रहिए। कार्यक्रम में भी चालू होने में 2-3 मिनट का समय लगेगा। तब तक आप लोग फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव होते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि हमारे सभी ज़िलों में, सभी यूनियन में ये बात पहुँचे। यूनियन संबंधित जो भी चर्चाएं होंगी आप लोग के बीच डायरेक्ट लाइव के माध्यम से आप सुनेंगे। थोड़ा विलम्ब है, थोड़ा समय अभी लगेगा। हाँ, बढ़िया चल रहा है। सबसे आप कुछ कहते रहे, बहुत सारे चल रहा है। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली हुई है कि जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एवं एलएस की जो है यहाँ पे भव्य मंडल ऑफिस खुला हुआ है। जैसा कि आप लोगों को सूचना होगी कि हमारी कंपनी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है एमटी पायलट भाइयों को, तो इसलिए ये जन सुनवाई के लिए हमारे एमटी पायलट भाई अपना बात, अपनी समस्याएं यहाँ पे अवगत करा सकते हैं। यहाँ हमारे मंडल प्रभारी जी बैठते हैं, हमारे अध्यक्ष जी रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी रहते हैं और हमारे कई पदाधिकारीगण रहते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और लाइव पे देखें इसको। धन्यवाद। मैं बोला साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग यूनियन का और प्रदेश कमेटी का उद्घाटन इसलिए किए हैं और प्रदेश कमेटी और यूनियन इसलिए बनाए हैं कि कंपनी हमारा बार बार शोषण करती है, लगातार शोषण करती है। लगभग हम लोग 2012 से ये जीवीके कंपनी 108, 102 और एएलएस को चलाती है। लगातार हम लोग की शोषण कर रही है और पिछले 9 महीने या 10 महीने से हम लोग की सैलरी कटौती लगातार हो रहा है, जो इसमें कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। हम लोग तो लगातार ड्यूटी करते हैं, पूरी ड्यूटी करते हैं, फिर भी सैलरी किसी का 3000, किसी का 4000 कट के आता है। इसी संबंध में आज चर्चा होगा। और कार्यालय का मतलब है कि आपके प्रति, आपकी अगर सैलरी कटती है, आपको ड्यूटी कराने में कोई दिक्कत होता है, बार बार अधिकारियों द्वारा मेल कर दिया जाता है या प्रताड़ना मिलती है, तो इन सब का समाधान कार्यालय के माध्यम से आपको होगा। यूनियन हमेशा आपके साथ है। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, आप किसी भी पदाधिकारी या किसी भी व्यक्ति से संपर्क करें, आपकी पूरी सूचना सुनी जाएगी और उस पर जो सही होगा उस पर कार्य किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल तो हमारी पूरी प्रदेश कमेटी इस समय सैलरी बढ़ाने को लेकर लड़ाई लड़ रही है, न्यूनतम मानदेय के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो पिछले 25 तारीख से धरना, भूख हड़ताल लखनऊ में चल रहा था लगातार, उस पर अभी कोई विशेष फैसला तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग की उम्मीद पूरी है। जो श्रम विभाग के बीच प्रदेश कमेटी अपनी बात रखी थी, जिसमें हम लोग को 9 तारीख का डेट दिया गया है और 9 तारीख का जो डेट है, संभवतः हम लोग को न्यूनतम मानदेय या लगभग जो सैलरी आती है 11,700 से बढ़कर 1,000 और बढ़ाकर दिया जा सकता है, क्योंकि फैसला अभी 9 तारीख को आना बाकी है। आपका अगर सवाल है कि कितना आता है, सवाल यही आपका ना, कितना? लमसम 16,000 मिलना चाहिए। और क्या जी। मांग तो हमारे अगर प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी का बात करें तो वो कंपनी से और भारत सरकार से और श्रम विभाग के बीच 22,000 सैलरी की मांग किए हैं। तो हमारी प्रदेश कमेटी हमारे सोच से भी ऊपर लड़ाई लड़ रही है। उनका जो लड़ाई है और जो कागज़ दर्ज किए हैं, उन्होंने 22,000 तक की मांग की है कि न्यूनतम वेतन हमें कम से कम 22,000 रुपये दिया जाए। लेकिन ये एक लड़ाई है जो हम श्रम विभाग के तहत और अपनी कंपनी जीवीके से लड़ रहे हैं।
पास करना उनका कार्यक्रम है। उनको उनके ऊपर भी रणनीतियाँ होती है, उनका भी नियम होता है। जो नियम के आधार पर पास होगा, जो कानून के आधार पर पास होगा, वो हम सबको मान्य होगा। क्योंकि हम श्रम विभाग के बीच मध्यस्थता के बीच ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें उनका मान और जो भी ऊपर से ये निर्देश आएगा वो हम सबको मान्य होगा। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से महीने में कितना बढ़ना चाहिए? भैया यूनियन न बनी होत ना तो 89 माह हम लोग काम करते। जी बिल्कुल। साल भर से हमारे यूनियन लगातार लड़ाई लड़ रही है और लगभग तब से 3 बार सैलरी बढ़ चुकी है, 2 बार या 3 बार सैलरी लगभग बढ़ चुकी है। तो हमारा यूनियन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यूनियन के लिए आप क्या कहेंगे? यूनियन किस प्रकार से अपनी काम कर रही है? हमारी यूनियन जो है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। हमारी यूनियन की ही देन है कि जो 2012 से सैलरी हमारी जो थी उस 2019 में हमारी यूनियन बनी है। 18 तक इन्होंने 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया था हम लोगों का। जब से यूनियन बनी तब से लगातार कोशिश हो रही है कि कुछ न कुछ हमेशा ही बढ़ोतरी हुई है और हमारी यूनियन अभी भी लड़ाई जारी है यूनियन की। देखिए सफलता तो हमें मिलेगी ही, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। हम लोग सफलता के बहुत करीब हैं। जल्द से जल्द हमारी सैलरी और जो भी हमें मुख्य चीज़ें हैं जैसे ये SI कार्ड हो गया और भी PF का और 2-2, 3-3 अकाउंट जो खुला है सबका, ये सब एक होगा हम लोगों का। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए आप लोग। यूनियन हमारी कार्य कर रही है। धन्यवाद। साथियों, एक यूनियन की हम बड़ी मजबूती बता दें कि यूनियन का फ़ायदा क्या है। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आपको बता दें, कंपनी 2019 में एक ज़बरदस्ती पायलट प्रोजेक्ट लाई थी हम लोगों के बीच, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण था और हमारे यूनियन और हमारे प्रदेश कमेटी का देन है, हम लोग की लड़ाई का देन है जो इस पायलट प्रोजेक्ट को हटा दिया गया। और हम लोग अब जो आराम से ड्यूटी करते हैं, ये अगर पायलट प्रोजेक्ट लग जाता तो हम लोग के लिए ये बहुत बेकार था। और मैं यूनियन की ताकत जहाँ तक मैं बता दूँ कि पहले जिस प्रकार से प्रताड़ना मिलती थी अधिकारियों द्वारा, यमी PM जो हमारे अधिकारी हैं, हमें जी हजूरी करना पड़ता था, ना तो समय पर छुट्टी मिलती थी और सैलरी में कटौती लगातार होती थी। अब ये यूनियन का देन है कि हम लोग आराम से अपना ड्यूटी भी करते हैं और सैलरी भी लगभग टाइम से, थोड़ा विलम्ब तो होता है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जो अधिकारियों का दबदबा था वो कहीं ना कहीं हम पर कम हुआ है और ड्यूटी करने में हमें आसानी हो रही है। हमारे मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है मंडल अध्यक्ष प्रयागराज से रमेश भैया कुछ कहेंगे। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो हम बता दें कि देखिए यूनियन कार्य कर रही है आप सभी के लिए, आप सभी के बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब भी हम कभी ड्यूटी के दौरान, मेरी गलती नहीं होती थी, गलती अधिकारियों की है, फिर भी हम पर ही दोष मढ़ दिया जाता था। आप 5 बार बताए कि हमारी गाड़ी ख़राब है, फिर भी बनवाया नहीं गया, मेंटेनेंस नहीं कराया गया, गाड़ी ख़राब हो गई तो आपका दोष डाल दिए। ऑक्सीजन नहीं मिला या कोई समस्या हुई, जो भुगतान उनके द्वारा किया जाना चाहिए वो, और कहीं ऑडिट में आप पकड़े गए तो उसका भी आपके ऊपर ही इल्ज़ाम डाल दिया गया। लेकिन यूनियन, जब से यूनियन का गठन हुआ है, प्रदेश यूनियन का गठन हुआ है, तब से ये चीज़ें लगातार मांगी जा रही हैं, लगातार कही जा रही हैं और मिल भी रहा है। क्योंकि अब हम एकत्रित होकर मांग रहे हैं। पहले क्या होता था, एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई, ख़राब हो गई या उसे अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ गई जो एम्बुलेंस में लगना है, तो 100-200 रुपये के लिए कोई बिल नहीं बनाता था। तो उसके लिए जब यूनियन का गठन हुआ तो इन सब चीज़ों का नुकसान हमारे लोगों का होता था। अब क्या है कि अब वहाँ से PM के खाते में या कैसे भी करके अब फ्लेट डिपार्टमेंट को ये दिया जाने लगा है, आने लगा है। तो अब संगठन क्या कर रहा है कि सबको जब जोड़ के मांग रहा है, हाँ 5 लोग हो एक लोकेशन, 5 लोग किसी चीज़ की मांग करोगे तो ज़रूर मानी जाती है, ये भी सुनते हैं। अकेले मांगोगे तो क्या कहोगे कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, तो आपकी सुनेंगे नहीं। तो जब एक लोकेशन के सारे लोग मांगोगे तो वो मांगे उनको माननी पड़ेंगी, चाहे वो जिला स्तर की हो चाहे प्रदेश स्तर की हो। तो इस तरह से सारे यूनियन काम करते हैं। यूनियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ
प्रदेश स्तर का ही कार्य कर रहा है, नहीं, इसको मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर पे कार्य करना। एक लोकेशन के मैं देखता हूँ 4 लोग हैं, तो वो 4 लोगों में ही अपनी यूनिटी नहीं होती है ना। तो ये गलत बात है भाई। आप एक लोकेशन पे 10 लोग हो, 2-3 गाड़ी है, या 4 ही लोग हो, तो 4 लोग में जो देखो आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कार्यशैली और आपका कर्तव्य वो एक है, तो वहाँ पर एक रहना पड़ेगा हमेशा। उस चीज़ के लिए एक हो जाओ हमेशा। होता क्या है कि अधिकारी या जो भी लोग हैं वो फ़ायदा किससे उठाते हैं, जब हमारे ही लोग हमसे ना बात करके अधिकारियों से बात करते हैं। भाई आपको कोई आपत्ति थी, दिक्कत थी या समस्या थी, तो हम चलो 4 लोग मांगते हैं, 4 लोग कहते हैं। ऐसा ही होता रहा है, और जब 4 लोग जाते हैं तो वो सुनते भी हैं कि हाँ भाई सही है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मैं बुलाना चाह रहा था, लेकिन आपके पास समय का अभाव होने के कारण हमारे साथ आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया। हम लोगों के बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष जी को भेजा कि हमारे सभी कर्मचारी बहुत ही खुश हैं प्रदेश यूनियन से, और बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समस्त कर्मचारी पूरी एकजुटता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। बस उनकी आशाएं और उम्मीदें आपसे जो लगी हुई हैं वो निरंतर आपके सहयोग के साथ रहेंगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम सभी के लिए ही नहीं, हम सभी के परिवारों के लिए इतना बड़ा जो जिम्मेदारी उठाए हैं। आप सोच लीजिए कि आप अपने ज़िले की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, एक ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है कि 15 कर्मचारी हैं, तो यार 15 को कष्ट ना हो, संस्था द्वारा उनका शोषण ना हो। वो तो पूरे 19,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी कर्मचारी आपका करते हैं, और हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि जो प्रदेश यूनियन हम सभी के अधिकारों को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। अब पूरे आवाम के तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष को नमस्कार करना चाहूँगा, और मेरा एक पूर्ण वर्ष जय महादेव। जय महादेव। आपको फिर से आपका मंडल विभाग तो यूनियन देखो, मैंने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉक को नहीं संयोजित कर पाता, वो तो पूरे प्रदेश को संयोजित करके चल रहे हैं। तो साथियों, आप लोग ये आपस में केवल सुनते रहेंगे, विचार करते रहेंगे कि हमें हमारा मानदेय कितना है, हमारा मिनिमम वेजेज कितना है, हमारी समस्याएं कितनी हैं। समस्याएं तो हैं, लेकिन क्या समस्याएं अपने आप में ही समझ के अपने आप में सुलझा लो वो फ़ायदा है कि 4 लोगों के साथ डिस्कस करो यार कैसे इसका निराकरण किया जाए। क्योंकि जहाँ से समस्या क्रिएट हो रही वो एक है, संस्था एक है। हम अलग अलग तरीके से हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब एक होकर के सोचेंगे कि यार हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, हमारे कार्य के अनुसार, हमारी कार्यावधि 12 घंटे की है, उसके अनुसार हमें इतना मानदेय मिलना चाहिए। तो जिस दिन हम लोग पूरी तरह से एक हो जाएंगे, उस दिन जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि एक ही संस्था है और उसी से मांगना है। पता चला एक लोग जाएं वो 16,000 मांगें, एक लोग जाएं वो मिनिमम वेजेज मांगें हमारा 22,000, और एक लोग जाएं वो 8,000 में तैयार हो जाएं, तो भैया सबकी मांगें अलग अलग। वो तो सोचे कि बढ़िया मौज है, इनको सबको भटकाए रहो, भिड़ाए रहो, ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए हाँ, इसलिए एकजुट होना है। जैसे होता है किसी परिवार, हाँ, अभी भी तो देखो भैया, आइए, हमारे जिला प्रवक्ता जी बीच में आ चुके हैं। भैया इधर आए आप, आइए। नहीं इधर आइए, आप विलम्ब हो गए। विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी, फिलहाल मैं लाइव देख रहा था। हाँ, अच्छा, मैं लाइव देख रहा था। तो हाँ, तो साथियों, मैं अब यूनियन पर विशेष विचार करूंगा कि देखिए, प्रदेश भर के समस्त कर्मचारियों को मैं कहूंगा कि समाज देखो ऐसे चलता है, जैसे हम किसी को मानते हैं, किसी की बात मानते हैं, किसी की बात समझ में आती है तो हम उसके समर्थक हो जाते हैं, ठीक है। और समर्थक हम उसी के होते हैं जो हमसे जानकार होता है, या जो वो बहुत लोगों को संयोजित करके चलता है, एक मिला के चलता है। तो ऐसी कड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश यूनियन द्वारा। प्रदेश कमेटी के समस्त पदाधिकारी जो बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको संतुष्ट कर सकें, आपकी समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण कर सकें,
एक चाहे सामूहिक तौर पे, चाहे व्यक्तिगत लेकर के। इसीलिए अब चूँकि पूरे प्रदेश को ऐसे तो कवर हो नहीं सकता है, तो पूरी जिला मंडल बनाया गया, मंडलों में बांटा गया। मंडल विभाजन के बाद जिला कमेटियां नियुक्त हुई। जिला कमेटी के बाद फिर ब्लॉक स्तर पे ये देखा गया कि ब्लॉक स्तर पे अपने लोग रहें जो हम तक बात पहुंचाएं, क्योंकि 19,000 लोग एक साथ कोई बात पहुंचाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो अब सही बात तो ये है कि जिम्मेदारी जो लेने वाली बात है, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है, उसी तरह से हम प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मांगों और अधिकारों को लेकर जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से, जितनी मांग उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वो पथ हमको चुनना है। उस रास्ते से हमको एक होकर के चलना है। अपनी मांग और समस्या है तो हम लोग क्या करें, अपने ब्लॉक लेवल पे जिसको भी उचित समझें उसे बताएं, तो और उसके बाद में ब्लॉक कमेटी तक पहुंचाएं। कमेटी उस विचार को, उस बात को या उस कोई समस्या है उसको लेकर के प्रदेश से यूनियन तक जाए, तो इससे क्या होगा कि निराकरण आसानी से होना संभव हो पाएगा। क्योंकि साथियों गठन हुआ 2019 में हमारी यूनियन का, उसके बाद में जिला इकाइयों का गठन किया गया प्रदेश भर में घूम घूम के, लेकिन समस्त जिला कमेटी से मैं कहना चाहूँगा अभी उतनी सक्रियता नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर जो पहल हुई है ये व्यक्तिगत हमारी पहल नहीं है, इसमें हमारे सभी समस्त कर्मचारी जो जनपद कौशाम्बी के हैं सभी का बेहतर सहयोग है। हमारे यहाँ का हर एक कर्मचारी एकजुट होकर चलता है किसी भी काम के लिए। हमारी पूरी जिला कमेटी यहाँ पर मौजूद है और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष भी आए हुए हैं और सभी साथी कर्मचारी जिसको जैसे समय मिल रहा है वो भी आ रहे हैं। तो जब ऐसी कोई बात होती है, कोई विचार करना होता है तो हम लोग सामूहिक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं किसी बात को लेकर के और उस बात चर्चा करके और उसका निराकरण ढूंढते हैं। तो ऐसे ही समस्त प्रदेश के समस्त जिलों की जिला इकाइयाँ करते क्या हैं कि जिला अध्यक्ष कोई बात जान रहा है और प्रदेश यूनियन में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, मजबूती कैसे आएंगी, वो नहीं बता रहा है किसी से। जिला कमेटी किसी के सामने अपनी बातें नहीं शेयर कर रही हैं कि भाई कैसे काम होना चाहिए। तो जब तक हम राय नहीं लेंगे, हमारे साथ 200 कर्मचारी हैं मान लीजिए, और 200 कर्मचारियों की राय नहीं लेंगे तो यार फिर हमारा तो फैसला गलत हो भी सकता है, हो सकता है सबको ना भाए, है ना। लेकिन अगर सबकी राय लेके कोई कार्य करेंगे तो बेहतर कार्य होगा। इसलिए सभी जिला कमेटी किसी छुपाए नहीं, किसी को अलग थलग ना समझें, सभी अपने कर्मचारी हैं, सभी की राय लें। चाहे वो कोई नया कर्मचारी बात कह रहा हो, अपनी पुराना कर्मचारी हो अपनी बात कह रहा हो, अगर विचार अच्छा है तो उस विचार का मंथन करके और उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो सवाल तो करते हैं, सही बात है, लेकिन उनके सवालों के पीछे कोई राज होता है, कोई रहस्य होता है, कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो उस बात को समझ करके जिला कमेटी और फिर निचोड़ निकाल करके उसका प्रदेश कमेटी तक पहुंचाए तो इससे निराकरण आसान हो जाएगा। लगातार अपने कर्मचारियों पर एक नज़र बनाए रखनी है, एक कमांड बनाए रखनी है। जिला कमेटी में भी 8-10 लोग होते हैं, उनको एक कमांड के साथ कार्य करना है कि हमारे ब्लॉक में क्या हो रहा है। जैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा सभी जिला कमेटी भाइयों को कि हमारे यहाँ जो जिला कमेटी सदस्य हैं उनको एक ब्लॉक दे दिया गया है, ब्लॉक वाइज सदस्य एक ब्लॉक की देखरेख करेगा। वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो अपने ब्लॉक का निराकरण करेंगे। और जैसे किसी मंजनपुर ब्लॉक है, हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं, इनमें सभी लोग, जैसे कोषाध्यक्ष जी को दे दिया है मैंने कड़ा ब्लॉक, अध्यक्ष जी सिराथू ब्लॉक खुद ही देख रहे हैं, सरसों ब्लॉक में है, मूरतगंज चायल ब्लॉक में सभी जिला कमेटी के एक सदस्य को जिम्मेदारी दे दी गई। तो क्या होता है इससे कि लोगों के बीच की समस्याएं निकल करके जिला कमेटी में एकत्रित हो जाती हैं और हम लोग बैठ करके उस पर मंथन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो इसी तरह सभी लोग करेंगे, अगर सभी लोग करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा साथियों, ये जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है इसको इस उद्देश्य से किया गया है कि पूरे जनपद या प्रदेश का जो भार है वो कम नहीं है, वो बहुत बड़ा भार है। साथियों 19,000 कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए संस्था ने एक इतना बड़ा ऑफिस बना रखा है, उसके लिए कितने बड़े बड़े एम्प्लॉय हायर किए हैं। तो हम लोग क्या ऐसे रास्ते चलते फ़ोन से और या फिर ऐसे बात करके तो नहीं सुलझा सकते हैं। इसके लिए कार्यालय हमारा भी होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबका रिकॉर्ड मेंटेन करें कि किसकी सैलरी कटी है,
किसका मानदेय कम आया है, किसके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं, किसको कन्वेंस नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम नोट डाउन करके रखेंगे तो महीने में बैठ के एक बार निस्तारण कर लेंगे। हमें ये भी पता चल जाएगा कहाँ से समस्याएं ज़्यादा उभर रही हैं, किस कारण से उभर रही हैं। क्योंकि रास्ता चलते कोई कर्मचारी कहता है भैया हमारी सैलरी कट गई, हाँ हमें व्हाट्सअप कर दो, तो यार किसको समय है व्हाट्सएप पे देखने का, और वो समस्याएं लंबी हो जाती हैं, आदमी भूल जाता है। तो कार्यालय स्तर पे जब हो जाएगा तो हर कर्मचारी किसी समस्या है तो हम भी उसका रिकॉर्ड मांगेंगे, रिकॉर्ड के बेस पे अगर बात करेंगे तो हमारी बात को कोई झुठला नहीं पाएगा। क्योंकि ईएमई हम क्या अटेंडेंस भेज रहे हैं, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा हम कैसे बात कर पाएंगे। आपकी सैलरी कटी है, आप भी तो हमें कोई प्रूफ दो कि आपने 40 ड्यूटी करी है लेकिन आपको 25 ड्यूटी पैसा मिला है। आपने 40 करी है तो पीसीआर में, डीबीआर में कहीं आईडी लिखा होगा, केस आईडी होगा, हाँ, तो उस पर हम चढ़ के ले सकते हैं। फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का एक नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो दे नहीं देंगे तब तक हम उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होगा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि जिसकी सैलरी कटौती हुई है वो अपना नाम जीआईडी लिख करके ग्रुप में डालें। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार सब लोग एक हो गए थे हम लोग, और ये ठान लिया था कि अगर गलती हुई होगी तो रिकॉर्ड के बेस पे हम चढ़ जाएंगे। ऐसे ही करना है हम लोगों को, हमेशा सहयोग और संगठन एक हो करके, क्योंकि अकेले जाओगे हो सकता है कि आपका काम बन जाए। भाई आप गुपचुप तरीके से किसी जाओगे बात करने तो आप तो उसमें वो करने जा रहे हो, आप समझौता बना भी सकते हो, आपकी बात भी बन सकती है, लेकिन यही समस्या आपके साथी कर्मचारी के साथ हो गई तो आप कहते हो यार जान दो वो फंसाएं, हमसे का लेना देना। तो ऐसा ना करें। अगर एक गाड़ी के 4 कर्मचारी हैं, चारों में से किसी को समस्या होती है, कोई प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, तो सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएं। इससे किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और फिर मेरा अधिकार है, हम मांग सकते हैं, हम कह सकते हैं। हमारे साथ अगर शोषण होगा तो हम ज़रूर कहेंगे, आवाज़ उठाएंगे। 8 साल हम लोगों ने सर्विस दी है निश्चल भाव से, अपने कर्तव्यों के साथ। तमाम कर्मचारियों ने अपना जो युवा कर्मचारी इसमें आकर के भर्ती हुए कि चलो हमारा कुछ भविष्य बनेगा। आज हम लोगों का भविष्य कहाँ है? कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने आरामदायक हो गए हैं। बैठे बैठे ड्यूटी करना होता था हम लोगों को, सेवाएं देनी होती थी। अब फावड़ा कुदाल तो चला नहीं सकते भैया। 8 साल अपने जीवन का हमने इसमें अमूल्य समय दे दिया। जब हम जवान थे, जब कुछ कर सकते थे, पढ़ाई छोड़ के जब हम निकले थे तब इसमें आ गए। 8 साल तो यहाँ दे दिया। अब 30-35 साल की उम्र में कहाँ जाओगे? कौन रखेगा? कोई नहीं रख सकता ना, क्योंकि लोगों को काम चाहिए और काम के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ताकत क्षीण हो चुकी होगी, क्या करोगे? तो 8 साल अगर हमने अपना अमूल्य समय दिया है तो हम इनसे अपना हक और अधिकार भी लेंगे। हमने सेवा की है देश की। हम देश से अपील करेंगे कि सभी देशवासी, अगर उनको लगता है कि हम उनके परिवार के लिए, हम उनके जीवन के लिए, हम उनके परिजनों के लिए किसी तरह से कहीं से भी सहयोग पहुंचा पाते हैं, कहीं से भी उनकी सेवा कर पाते हैं, हमारे सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। अगर समस्त प्रदेशवासी देख रहे हैं तो एम्बुलेंस कर्मियों की आवाज़ ज़रूर उठाएं। आज हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कभी खाना नहीं खाते, कभी खाना खाने बैठे हैं, भोजन करने बैठे हैं, कॉल आ गई, मरीज को बचाने पहले जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। हमारे देशवासियों का, हमारे समाज का जीवन अमूल्य है। हम अपना भोजन छोड़ देते हैं फिर भी जाते हैं। तो क्या इसी समाज का मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समाज का हक नहीं बनता है कि हमें भी इन चीज़ों का, जो हमारी मांगें, अधिकार हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम बाध्य हो जाते हैं सेवा प्रभावित करने के लिए, रोकने के लिए। हमारी संस्था द्वारा हमारा लगातार शोषण किया जाता है, समय पर मानदेय नहीं मिलता, समय पर हम लोगों को सुरक्षा संसाधन नहीं मिलते हैं। एक बात बताइए, हम लगातार रोगियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मेरा परिवार नहीं है? हमारा भी तो है, हमारा भी तो घर है, हमारे भी बच्चे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के जब हम संस्था के सामने खड़े होते हैं तो वो सुनते नहीं। तो इसमें मैं अपील करूंगा कि प्रदेश के समस्त प्रदेशवासी जहां कहीं से भी अगर हमारी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, ये मेरी अपील है। अगर हम लोग सही कार्य कर रहे हैं, सच्चे मन से सेवा दे रहे हैं और एक जो हमारे सेवा भाव में कहीं कमी ना हो, तो ज़रूर हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। हम आपकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे, आपके परिवार की रक्षा करते रहेंगे।
साथियों, मैं बता दूं, जो अभी कोविड इतना तेज़ चल रहा है, संक्रमण इतना तेज़ फैल रहा है, ऐसे में जो एम्बुलेंस कर्मचारी लगे हैं उनके साथ समस्या ये होती है, पीपी किट पता है पहनने पे वो आरामदायक नहीं है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। 4-5 घंटे में 2 लीटर पानी शरीर का निकल जाता है, इतना पसीना होता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, हार्ट का पेशेंट हो, तो उसे झेल ही नहीं पाएगा, खुद बेहोश हो जाएगा। अभी ऐसे हुआ है, मध्य प्रदेश में एक ईएमटी की जान चली गई। हमारे कई साथी कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं आप लोगों की सेवा करते करते। कहीं ना कहीं सुरक्षा संसाधन की कमियां हैं जो हमारी संस्था द्वारा नहीं मिल रहे हैं, और कुछ तो बीमारियां हैं, जब हम बीमारियों के साथ लड़ेंगे रहेंगे तो होगा। लेकिन हमारे किसी कर्मचारी में आपने सेवा भाव की कमी नहीं देखी होगी। सब आज इतने दिन हो गए लगातार, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, अनलॉक की स्थिति आ गई, लेकिन सभी कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा संस्था द्वारा शोषण किया गया, तो समय पर मानदेय नहीं दिया गया। कोरोना काल में भी चारों तरफ स्थिति भयानक थी, लोग भुखमरी की तरफ थे। हम भी तो श्रमिक हैं, हम भी तो मजदूर हैं, हमें भी अगर समय पर मिलता रहेगा तो हम क्यों नहीं सेवा करेंगे। हम बिल्कुल बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ सेवा देंगे। तो इस चीज़ को देखने और ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारें भी हमारी बातों को समझें। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमारी बात को समझें कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। जहाँ भी कई तरह से कोरोना के पेशेंट आते हैं, कोई छूता नहीं है। हम लोग किट पहन करके उनको बिठाना, लाना, सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना और उनको वहां पर एडमिट कराना, हम ही उनका परिवार बनते हैं, हमारे कर्मचारी उनका परिवार बनते हैं। उनके परिवार वालों को भी कुछ गज की दूरी बता दी जाती है। हम उतने करीब रहकर सेवा देते हैं। हम जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सेज हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सारे लोग ज़रा एक बार इस पर विचार करें कि कितनी गंभीर समस्या है। किस साहस के साथ हम लोग जाते होंगे। एक मरीज़ के सामने, एक कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव हो, उसके सामने जाया जाता है और फिर उस पर किस साहस की ज़रूरत होती है, कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमें। ये अगर आप लोग हमारा मनोबल गिराते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। बीच में भी कई घटनाएं समाज के द्वारा ही हमारे साथ की गई, कहीं पर अभद्रता की गई, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा भी कई जगह पत्थरबाजी हुई और वहाँ से भागना पड़ा। तो हम लोग तो बचाने आते हैं आपको, हम लोग तो सुरक्षित करने आते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। और अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए हम लोग लगे हैं। समाज इस चीज़ को अनदेखा ना करे। और कुछ लोग हमारे बीच में दशरथ मिश्रा जो कोरोना योद्धा अपने कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा लगभग मरीज लाए होंगे, तो ये कोरोना के बारे में डिटेल जानकारी अपने माध्यम से जी बताएं कि लगभग कितने मरीजों को ये सेवा दे चुके हैं। मैं अभी हमारे बीच में थोड़ा विलम्ब से पहुँचे क्योंकि ड्यूटी पर भी कार्यरत थे हमारे जिला प्रवक्ता भाई दशरथ मिश्रा जी। समस्त प्रदेश के समस्त कोरोना योद्धाओं और के उत्साहवर्धन के लिए आपसे मुखातिब होंगे, आपसे लाइव होंगे और अपनी भी बात रखेंगे, क्योंकि लगातार इन्होंने कोविड में ड्यूटी की है, बहुत सारे मरीजों को सुविधाएं दी हैं, सेवाएं प्रदान करी हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ जुड़ें और आपके साथ अपने विचार रखें। हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी नौकरी करने वाले हैं सभी मजदूर हैं, लगभग वो अपने जिलों से छोड़ के अपने गाँव से अपने घर से चले जाते हैं। लेकिन हम 108 कर्मचारी रहते हैं कि अपने जिले से छोड़ के अपने देश के लिए अपना। साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, श्री विनय तिवारी जी, और अपने ज़िले के और मंडल, अपने इलाहाबाद मंडल के मंडल प्रभारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनके सराहनीय कार्य, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, शायद मेरी समझ से जो सोर्स था वो हमारे मंडल प्रभारी जी का है, क्योंकि जो बात मैं कहता हूँ तो खुली कहता हूँ। ये विचार अगर आया कि हाँ हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत हर्ष हुआ तब जब एक बहुत ही दुखद घटना हुई, खासकर अपने ज़िले में भाई शिवशंकर जी के साथ उनकी तबीयत, वो अस्वस्थ हुए। और लेकिन मुझे हर्ष तब हुआ कि इतना बढ़िया अपने पूरे ज़िले से सहयोग,
इतनी एकजुटता शायद पहली बार जब जिला अपने कमेटी का गठन हुआ, अपने ही साथियों ने एकजुटता दिखाई। हमारे कमेटी के या अदर कोई सदस्य, उन्होंने खाली इतना कहा भाई सहयोग की आवश्यकता है, उसके बाद आप देखते जाइए। शायद अगर लाइव चलता तो हम बयान शब्द से तो बयान नहीं कर सकते थे। जिस हिसाब से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते थे कि भाई अपना भाई बीमार है यार, ये करना है। सभी साथियों ने यहाँ देखा, जिस हॉस्पिटल की ज़रूरत थी उस हॉस्पिटल, यहाँ तक इलाहाबाद। बताइए, हम लोग पहले पहुँचे, अधिकारी तो बाद में पहुँचे। अधिकारी सबसे लास्ट में पहुँचे, वो भी इलाहाबाद में, मेरी जानकारी के अनुसार। और उसके बाद दोबारा देखा गया, एक थोड़ी सी भनक पड़ी कि भाई ये अपना प्रदेश कमेटी है, वहाँ पे अनशन चल रहा है, कुछ समस्याएं होंगी, थोड़ा अगर सहयोग नाम आया। नहीं, क्या बढ़िया कौशाम्बी, सबसे मुझे खुशी हो रही है सहयोग के मामले में। देखिए कि क्या बढ़िया आगे आ रहा है, ऐसे होना चाहिए। ये सिर्फ एक जिले की बात है कौशाम्बी, अगर आप 75 जिलों की बात करिए तो बताइए आप किससे कम हैं। शायद है कि टॉप 10 में आपका जो यूनियन है, सबका यूनियन होता है, हर विभाग का, हर उसमें का, आप टॉप 10 में आ जाएंगे। हम लोगों की संख्या कम नहीं है, 19,200। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मीडिया प्रभारी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम आप बनाइए कि अगर कोई हमारी एक समस्या हो, एक बात हो, वो पूरे 75 जिलों में फैल जाए। एक बात को हम पूरे 75 जिले, जैसे हमारे भाई शिवशंकर जी की अस्वस्थ थे, तबीयत थी, लेकिन अभी कुछ जिलों में जानकारी नहीं होगी। ये सब क्या है, अभी थोड़ा सिस्टम, लेकिन कम समय 2019 सितंबर 2019 से शायद प्रकाश में आई अपनी कमेटी प्रदेश यूनियन। लेकिन समय, इतने कम समय में इतना ज़्यादा हम लोग पहुंच गए, यही हर्ष का विषय है, यही हर्ष का विषय है। और प्रदेश यूनियन हमारी रही, बहुत अच्छा कार्य रहा, सराहनीय कार्य। और कंपनी और अपर श्रमायुक्त से बातचीत भी चल रही है, जो भी हमारे हैं। देखिए, हर चीज़, हर निर्णय तुरंत नहीं हो जाता है। अभी हमारे कुछ भाई सोचते होंगे क्या ये लोग मान गए, अब तो 9 तारीख होता है, विधिक का कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय हो सकता है, अभी 9 भी ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं प्रवक्ता तौर पे कह रहा हूँ, मैं भी बहुत डिबेट देखता हूँ, हर चीज़ है, कोई इसमें आदमी मोहर नहीं लगा सकता कि नहीं ऐसा नहीं, 9 को ही क्लियर हो सकता है 1-2 दिन और चला जाए। आप समस्या देख रहे हैं कि कंपनी में 50 लोग अभी संक्रमित हो गए, 80 की रिपोर्ट गई थी, 50 लोग उसमें संक्रमित निकल आए। अब बताइए, वो पहले जो संस्था का कार्य चल रहा है, जिसका हम लोग मानदेय पाते हैं, पहले वो कार्य तो चलना चाहिए। हमने फेसबुक पे लाइव देखा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत अनुरोध किया, सबसे निवेदन किया कि अगर मान लीजिए आईडी की कोई समस्या हो रही है तो वो अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने हेल्प डेस्क का नंबर अलॉट करा सकते हैं। वो सभी मीडिया वालों को दे दें कि भाई जो भी समस्या हो, वो इसलिए कि अगर 108 की छवि खराब होती है, ऐसा नहीं कंपनी जिम्मेदार होगी, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, काम हम लोग करते हैं, कंपनी तो कार्य करवाती है हम लोगों से, इसलिए हमको सब चीज़ का ध्यान देना है। कोई उंगली भी ना उठा पाए 108 के ऊपर। अगर आज 108 की कुछ भी क्षति होती है तो हम लोगों की भी बुराई है उसमें, इसलिए हमको दोनों चीज़ें देखनी है, 108 की सुविधा भी बेहतर चले और हम लोगों का भी शोषण ना हो। इसी सब चीज़ों के लिए कंपनी, अपर श्रमायुक्त और हमारी प्रदेश यूनियन, ये तीनों लगातार लगी हुई है कि ये कार्य बहुत सुचितापूर्ण तरीके से चलता रहे। और बहुत हर्ष का विषय है कि ये हमारे मंडल स्तर का ये आज कार्यालय खुला, जहाँ पे प्रतापगढ़, फतेहपुर, इलाहाबाद और कौशाम्बी, ये 4 जिलों का ये संभागीय कार्यालय, यहाँ पे हर प्रकार से हमारे मंडल प्रभारी जी हैं। और जैसे आज आगमन हुआ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, और आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होगा, कोषाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष जी का आगमन होगा, सबका आगमन होता रहेगा। आप अपनी समस्याएं, जब आपको कोई समस्या हो तो आप आइए, यहाँ पे बताइए ये हो रहा। हाँ, किंतु आप अपने कार्य का निष्पादन सही रूप से करें। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत काम करके आवें और उसको छुपा के यहाँ आप कुछ और दर्ज करावें, और हमारी जिला कमेटी, प्रदेश यूनियन या अन्य अधिकारी आपके उस बात को लेकर के उसे में उलझे रहें। आप अपनी बात स्पष्ट कहिए। अगर आपने ड्यूटी की है, देखिए जैसे इस समय सैलरी का मुद्दा सबसे आगे है, कंपनी ने कटौती की, ये सही बात है, कटौती की है,
लेकिन अब आप उसका प्रूफ कैसे देंगे? प्रूफ का मतलब ये है, अगर आपने ड्यूटी की है, डे में मान लीजिए केस नहीं आया, नाइट में नहीं आया, अगले दिन तो आया होगा, उसका आप पीसीआर की कॉपी लाइए, ये ऐसी बात है, हमने ड्यूटी की है। तो ये सब क्या है? पीसीआर। इसीलिए शायद अभी हमारे लोगों की ट्रेनिंग हुई थी एलएस में, और महेंद्र जी जानते हैं पूरे प्रदेश में जितने एलएस के लड़के थे, तो वहाँ पे एक उनका क्या नाम है, कौन सा चौहान जी नाम है, मुकेश चौहान, उनका कहना, एक उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि ये आपका जो पीसीआर का होता है मेंशन जो आप भरते हैं, यही आपका सबूत है। आप मुंह से भले कहिए कि सर हमने इसको ऑक्सीजन दी, नहीं माना जाएगा ऑक्सीजन, आपने नहीं दिया ऑक्सीजन। अगर आप पीसीआर में लिख देते हैं हमने ऑक्सीजन दिया है, तो वो मान्य हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो भी समस्या हो, पूरे ज़िले से, कौशाम्बी ज़िले से ईएमटी पायलट भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं, जो भी आपकी समस्या हो, अगर सैलरी की कटौती हो, वास्तविक हो कटौती, आपने ड्यूटी की है, उसका वेतन आपको नहीं मिला है, मानदेय नहीं आया है, कम आया है, आइए आप यहाँ बताइए, उसका कुछ साक्ष्य दीजिए, दर्ज करिए। इस मामले में हम सब लोग मिलकर बात करेंगे, जितने भी कमेटी के पदाधिकारी हैं, सब लोग अधिकारियों के समक्ष हम अपनी बात रखेंगे, और अधिकारी भी हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि इसी के लिए उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, मंडल प्रभारी जी का, मीडिया प्रभारी जी का, यहाँ पे हमारे जिला के उपाध्यक्ष महोदय जी का, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर। साथियों, कुछ समय के लिए अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी अपनी कुछ बात कहेंगे, और कुछ अपनी चर्चाओं पर और बातें होती रहेंगी। इस बीच में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी कोविड में लगे हुए हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले ये बताया जाता है कि पहले अपनी सेफ्टी करनी है, स्वयं की सेफ्टी करनी है, उसके बाद पब्लिक की सेफ्टी करनी है। ये पहला रूल वहाँ पर सिखा दिया जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए कोविड के समय में जितने लोग लगे हुए हैं, पहले अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करें अपने आप को, और साबुन से हाथ धुलें, ग्लव्स पहनें, मास्क का प्रयोग करें। अगर आपके जनपद स्तर पर इसकी उपलब्धता नहीं है, तो आप बिना संकोच किए जिला कमेटी को अवगत कराएं, और जिला कमेटी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग करें, क्योंकि संस्था ने सिर्फ एक बार भेजा है, और वो भी ऊँट के मुंह में जीरा बराबर। तो उससे तो इतने दिन का कोविड संभलेगा नहीं, और कोविड का कार्यक्रम अभी और दिनों तक चलेगा। बिल्कुल आनी चाहिए। उस सैलरी और जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, इनके प्रोत्साहन राशि के लिए बात की गई है, प्रदेश कमेटी द्वारा बात रखी गई है, उस पर भी कुछ सहमति बनी है। जो भी लागू होगा अपर श्रम आयुक्त द्वारा जो भी निर्देशित किया जाएगा हमारी संस्था को, वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए जो सभी भाई जो ड्यूटी कर रहे हैं कोविड में, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख करके ड्यूटी करें साथियों, क्योंकि परिवार है, आप अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आप हैं हमारे लिए, और आपका परिवार है। देश और समाज को सुरक्षित तब हम कर पाएंगे जब हम तंदुरुस्ती से लड़ेंगे। हम स्वयं बीमार हो जाएंगे तो साथियों हमारी जगह लेने कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे में तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मचारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। हम सब ने बहुत बेहतर कार्य किया है कि सरकार ने हमको मौका दिया, और हम सरकार के साथ मिलकर के लगे रहे, लगातार कार्य करते रहे, और हमेशा ऐसे सरकार के साथ, शासन के साथ मिलकर के हम कार्य करते रहे। जब भी देश पर आपदा आई है, अपने एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बहुत बेहतर बखूबी साथ निभाया है देशवासियों का। इस चीज़ को सरकार समझ भी रही है, देख भी रही है, लेकिन क्यों मौन है ये नहीं समझ में आता है। क्यों हमारी इतनी अहम सेवाओं को प्राइवेट और ठेकेदारों के हाथ में दे रखी है? क्योंकि इससे प्राइवेट, देखिए प्राइवेट ज़रूरी है, हो रहा है, जिससे सबको रोज़गार मिलता है, लेकिन इतनी अहम सेवा को प्राइवेट रख देना, ठेका कर देना, ये बात समझ में नहीं आती। जहाँ पर वो ठेकेदार अपने कर्मचारियों के साथ कम मानदेय में काम कराता है, नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लगातार मानदेय में कटौती करता है, तो कैसे, किस भाव से सेवा हो पाएगी? जब आदमी अपने अंदर से दुखी होगा, किस भाव से सेवा देगा? इंसान अच्छी सेवा तभी देता है जब अपने अंदर सेवा भावना हो, लेकिन जब खुद ही शोषित महसूस करेगा
तो क्या सेवा भावना देगा वो। इस चीज़ को समझें। सभी सरकार के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवक हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारी बात को समझें और हमारी बात को रखें। हम 19,000 कर्मचारी हैं, हमारा 19,000 कर्मचारियों का परिवार भी है और हम देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं। इस समय कोरोना योद्धा की भूमिका में जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं प्रदेश भर में, वो संक्रमित भी हो रहे हैं, उनके साथ अन्य समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन वो तब भी लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। तो सभी कर्मचारी भाई देश की सेवा में अभी लगे रहें, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आह्वान है। करते रहें, सेवाएं देते रहें। आपके हक और अधिकारों को लेकर के लगातार प्रदेश यूनियन लगी हुई है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि कितने कठिन समय, कठिन हालात के साथ प्रदेश यूनियन ने अनशन पर आप सभी के मानदेय के लिए अनशन का रुख अख्तियार किया और 7 दिन तक भूखे उस संस्था के गेट पर बैठ गए, उस ठेकेदार के ऑफिस के सामने बैठ गए, ताकि हम लोग सेवा देते रहें और हम लोग का अधिकार मिल सके। साथियों, ये हम लोगों के लिए किया गया प्रदेश यूनियन का बहुत बड़ा त्याग है, जो 19,000 कर्मचारियों के लिए संस्था, हमारे प्रदेश यूनियन के सभी पदस्थ वो अनशन पर संस्था के गेट पर तब तक डटे रहे जब तक हमारी बातें श्रम आयुक्त तक नहीं पहुंची और श्रम आयुक्त के समक्ष हमें बात करने का मौका नहीं मिला। 7 दिन लगातार अनवरत अनशन चलने के बाद में श्रम आयुक्त के समक्ष हम लोग पहुँचे, वहाँ पर सहमति हुई। अब मैं सहमति की बात कर लूँ साथियों। जितने भी लोग सवाल करते हैं, अच्छा वाजिब सवाल होता है मांगों और अधिकारों को लेकर के, लेकिन जी तो मैं बता दूं, देखिए, एक होता है श्रमिक पक्ष और एक होता है सेवायोजन। सेवायोजन हो गई हमारी संस्था, हम हो गए श्रमिक। हम हमेशा कार्य करेंगे। श्रमिक कहीं भी होता है, श्रमिक कार्य करते हैं जब उनके कार्य के अनुसार उनको मानदेय नहीं मिलता है या उनके अधिकारों का हनन होता है, तो वहाँ पर एक यूनियन बन जाता है, संगठन खड़ा हो जाता है। जब लगातार लोग शोषित होते रहते हैं, मजदूर हों, श्रमिक हों, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं और सेवायोजक द्वारा लगातार शोषण होता है, तो यूनियन बन जाता है। अब जब कभी मांगे और अधिकारों को लेकर के बात होती है, वो नहीं मानते हैं, सेवायोजक नहीं मानता है, तो श्रमिकों का जो एक विभाग है जो हम श्रमिकों की सुनता है, हम श्रमिकों के लिए ही बना है, श्रम विभाग। श्रम विभाग में हमारे फैसले होते हैं, हम श्रमिकों के फैसले और सेवायोजक श्रमिक से जुड़े हुए फैसले श्रम विभाग में होते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं श्रम विभाग में, प्रशासन का एक बहुत अहम विभाग है। हम कहते हैं कि हमारे साथ हमारा सेवायोजक ऐसे कार्य करवा रहा है और हमारा मानदेय नहीं दे रहा है, यही होता है। तो मांगों और अधिकारों को लेकर के इस बार भी सेवायोजक एक तरफ, सेवायोजक एक तरफ जो कर्मचारी संघ, ये अपर श्रम आयुक्त के समक्ष अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर के उपस्थित हुए। जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ वहाँ पर खड़े हुए कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमें शोषित ना किया जाए। अब हम अपना पक्ष रख रहे हैं, जैसे मिनिमम वेजेस को लेकर हो गया, न्यूनतम सैलरी, तो न्यूनतम सैलरी की मांग लगातार कर्मचारी संघ कर रहा है और वो ऐसे नहीं करता है कि हमको 22,000 चाहिए, हमको 25,000 चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इसके भी अधिनियम हैं, इसके भी एक्ट हैं। जब हम कहीं पहुंच जाते हैं सरकार के समक्ष तो हमें अधिनियम और एक्ट के तहत बात करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो भी उसी एक्ट के तहत हमको समझाएंगे और हम भी एक्ट के तहत बात करेंगे। तो प्रदेश भर के जिन कर्मचारी भाइयों के पास बेहतर सुझाव हों, उनके पास अधिनियम, श्रमिक अधिनियम के तहत कुछ सुझाव हों जिसके तहत हमें मिलना चाहिए उतना, हमारे साथ शोषण ना हो, ऐसे कोई विचार हों तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं या किसी भी माध्यम से प्रदेश यूनियन तक पहुंचाएं। क्योंकि साथियों देखिए, प्रदेश यूनियन में जो भी पदाधिकारी हैं वो हम सबके बीच के हैं, हम सबके बीच कार्य करने वाले हैं। तो अब तक जितना आप कर रहे थे उतना ही हम भी कर रहे थे। अब आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की बात को लेकर के अगर हम आगे आए हैं तो हमें भी तो सहयोग चाहिए, हमें भी तो राय विचार चाहिए ना। हमारा जितना दिमाग चलेगा हम उतना करेंगे। अगर सब लोग अपना अपना विचार दोगे तो बहुत बड़ा एक विचार बनेगा, ठीक है, बहुत कुछ हासिल होगा। तो शांत ना बैठे रहें और कभी भी देखिए राय सलाह लें तो जानकार व्यक्ति से लें, जो उस चीज़ में रुचि रखता हो, उस चीज़ में गहन जानकारी रखता हो। होता क्या है, हम भ्रमित होते हैं।
भ्रमित कहाँ से होते हैं? 4 लोग बैठे हैं, वो आधी अधूरी जानकारी लिए, वो पहुँचाए दूसरे के पास, वो आधी अधूरी जानकारी और बड़ी करके पहुँचाए, वो गलत एक संदेश चला जाता है। तो सभी जो यूनियन संगठन से जुड़े हैं सभी लोग, एक जो प्रतिनिधि है आपने चुना है जिला कमेटी के हर सदस्य का दायित्व तो बनता है कि वो सबको समझा बुझा के सबको सही चीज़ों से अवगत कराएं, प्रदेश यूनियन के कार्यों से अवगत कराएं, आपकी मांगों और अधिकारों को लेकर के प्रदेश यूनियन तक पहुंचाएं। जैसे अभी सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि न्यूनतम मानदेय हमें कितना मिलेगा, और हमें चाहिए तो समझौते के अनुसार चाहिए। तो इस पर एक बहुत बड़ी बात मैं कह दूं कि श्रम विभाग में मैं भी मौजूद था। देखिए, हमारे साथ बैठे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनकी स्वयं की एक जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि गहन जानकारी है संगठन के बारे में भी और श्रमिक के अधिकारों के बारे में, क्योंकि बात उनकी लाजवाब होगी हमारे लिए जो श्रमिक संगठन के बारे में और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी रखते होंगे। आपको देश भर की जानकारी हो, श्रमिक के लिए अधिनियम क्या है, एक्ट क्या है, उनको क्या हक मिलने चाहिए, ये जानकारी ही नहीं है तो बात करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें वही मिलेगा जो हमारे अधिनियमों के और हमारे साथ में होगा, जो हमें मिलना चाहिए, जो संविधान बन चुका होगा, उसके अतिरिक्त हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे सारे लोग मैं बता रहा था कि ये कहा गया प्रदेश यूनियन द्वारा कि जो नया अधिनियम संशोधन एक्ट आया है उसके तहत हम लोगों का मिनिमम वेज जो बनता है वो लगभग 22,000 है, हमें वो मिलना चाहिए। तो कर्मचारी संघ ने आप सबकी तरफ से तो इतनी बड़ी बात रखी है। अब सेवा योजक जो हमारी संस्था है वो कौन कौन सा प्रमाण देगी, कौन कौन सा दस्तावेज देगी, किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी कि हमारे ज़्यादा खर्च ना हो, हमारे ज़्यादा पैसे ना जाएं, वो अलग चीज़ है। हम एक तरफ कर्मचारी संघ, एक तरफ सेवा आयोजक, दोनों श्रम आयोग के समक्ष बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं और वो कम देना चाह रहे हैं। इसी बात का मुद्दा होता है वहाँ पर, और वहाँ पर फिर तय करता है श्रम आयोग कि श्रमिकों के हिसाब से जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके कार्यावधि के हिसाब से उनको कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ये हम नहीं तय करेंगे, कोई प्रदेश कमेटी नहीं तय करेगी, एक बार सभी लोग जान लें। और इस बार मैं प्रदेश भर के समस्त कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे हुए हैं वो किसी को अलग करके नहीं लिए गए हैं। प्रदेश में जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, श्रमिकों के बारे में लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। पश्चिम से भाई मधुर मिश्रा जी, उनकी भी सहमति ली गई, वो भी लगातार हमारे साथ मीटिंग में रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने भी अपनी बात रखी है। आप इधर रायबरेली से भाई अतुल सिंह जी हैं, उनको भी मौजूदगी वहाँ पर थी, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं। तो इस बार पूरा प्रदेश एक हो करके हम सब कर्मचारियों की मांगों को लेकर के बैठा है और मांगों और अधिकारों को लेकर के श्रम विभाग में वार्ता किया है। जिन बातों पर सहमति अब तक बनी है उनको मैं बहुत विस्तार से नहीं, आप सभी लोग लगातार समय समय पर वीडियो संदेश के माध्यम से, वैसे भी संदेश के माध्यम से मिलता रहा है, उस पर विचार करें, गहन विचार करें। अभी तक देखिए पीएफ, ईएसआईसी से लेकर के हमारी जो मैच्योरिटी है, हमारी जो ग्रेजुटी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी वार्ता हुई है, काफ़ी सहमति बनी है, काफ़ी ये बहुत बड़ी लंबी बात है। बस ये समझें कि हमें हमारे हक के अनुरूप अब प्राप्त होने लगा है और इस सुनवाई के बाद हमें बहुत कुछ मिलेगा। इसमें मैं प्रदेश भर के समस्त नए कर्मचारियों को भी बताना चाहूँगा कि उनके लिए ये खुशी की बात है कि संभवतः अगर हमारी मांगें मान ली गई तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी कम कर दिया जाएगा और उनका जो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है मानदेय पारिश्रमिक वो भी बढ़ाने की बात कही गई है प्रदेश यूनियन द्वारा। अब ये बात श्रम आयुक्त को कहाँ तक उचित लगती है, क्या फैसला सुनाते हैं, ये उनके ऊपर तय होता है, लेकिन बात रखी गई है बहुत अच्छे तरीके से। श्रम अधिनियम की नई धाराओं का गहन अध्ययन करने के लिए समय को टाला और 9 तारीख का समय दिया, क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी हो बिना नियम और कानून को साथ लेकर नहीं चल सकता। और नए नए श्रम कानून बने हैं, जैसे कि आप नहीं जानते हो या जानते हो
आपका जो मूल वेतन मुख्य सैलरी थी वह मात्र 6500 रुपये थी। मूल वेतन अभी तक जो सैलरी आपको मिल रही है, जो मानदेय आपको मिल रहा है, मूल वेतन मात्र 6500 रुपये था, जो कि इस बार जो संशोधन हुआ है उसमें आपका हमारा मूल वेतन 7085 रुपये आया है। इस प्रकार से जब हमने 25 सितंबर को सन 2019 को समझौता किया था, तो आप में से कुछ भाई हो सकता है श्रम कार्यालय पर भी उपस्थित रहे हों। वहाँ पर बातें हुई कि 8 घंटे का वर्कआउट है, 1 घंटा एक्सेस ओवर वर्क लिया जाएगा, 1 घंटे आपका जो है चाय पानी आदि का जो आप पहले बीच में स्प्रेड ओवर, यानी 10 घंटे का वर्क होगा और 2 घंटे को आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, जिसको कंपनी ने आज तक लागू नहीं किया। इस बार हमारा आंदोलन, हमारी मांगें भी नई नीतियों के हिसाब से बदली। जिस प्रकार कंपनी को चाहिए कि जो कंपनी का आइडियल माइलेज है वह माइलेज कंपनी को चाहिए, उसी प्रकार कर्मचारियों को भी जो आइडियल पॉजिटिविटी है, जो हमारे मानक अधिकार हैं, वह हमें सभी पूर्ण रूप से चाहिए। जैसे हमारे एमटी भाइयों को, खासकर एमटी भाइयों को 1 वर्ष तक कार्य प्रशिक्षण पर रखा जाता है। क्यों भाइयों? जब 45 दिन आपने पूर्ण प्रशिक्षण कराया, उसके बाद आप कार्य प्रशिक्षण या अप्रेंटिस की अवधि इतनी लंबी क्यों रखते हैं? माना कि औद्योगिक नियमों में एक नियम यह भी है कि पहले आपको कार्य करने को सिखाया गया, अब उसके बाद आप काम करते करते सीखते रहिए, यानी एक ट्रेनिंग और एक वर्क ट्रेनिंग। तो वर्क ट्रेनिंग का प्रोसेस है, चलिए ठीक है, लेकिन उसको आप 90 से 180 दिन रखिए ना। पूरे वर्ष, 1 वर्ष समय जिसके जीवन से बर्बाद हो जाता है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कंपनी में आज हमारे कर्मचारियों की। इसी बात पर श्रमायुक्त महोदय माननीय श्री वी.के. राय जी के समक्ष वार्ता हुई और उन्होंने बताया कि हम आपकी प्रयोक्ता को अधिक से अधिक आपके अधिकारों को देने की बात करेंगे। जैसा कि अभी तक कंपनी ने वेतन यानी मानदेय के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। एक मेल करके आपको हेड ऑफिस बुला लिया, लेकिन आने जाने का किराया आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। 12 घंटे काम करा के 8 घंटे का वेतन लगातार दिया जा रहा है। यह भी मानव के अधिकारों का हनन है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे पहले ही आपको बताया गया था, शायद 25 तारीख से जब से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया प्रादेशिक स्तर पे, तब से सभी एमटी पायलटों को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई कि इस बार की रणनीति काफ़ी लंबी है और इस बार समय अधिक लगेगा, क्योंकि हमें हमारे संपूर्ण अधिकार चाहिए। भाइयों, आज हम कर्मचारियों की इस कंपनी में बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि आज हमारे 60% कर्मचारी भाई 35 की उम्र की सीमा को लगभग पहुंचने वाले हैं। भारतीय विधान के अनुसार 35 वर्ष के बाद आप शुरुआत करने लायक नहीं रह जाते। कार्य करने लायक तो रहते हैं, परंतु शुरुआत करने लायक नहीं रहते। कंपनी नित नए नियम और नए प्रोसेस लेकर सामने आती है और कहती है इसको फॉलो कीजिए। मैं कंपनी प्रबंधक से भी इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या कभी किसी इम्तिहान में आपने भी 100% अंक प्राप्त किए हैं? क्या किसी कार्य को 100% किया जा सकता है? परंतु आप हमसे अपेक्षा 100% कार्य क्वालिटी की रखते हैं, तो क्यों ना आप भी हमारे अधिकारों को 100% पूर्ण करें।
बिल्कुल। जिससे जितना कार्य कराया जाए उसको उतना वेतन दिया जाए। आज तक हमारे 70% भाइयों को ESI की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौखिक रूप से आप हो सकता है कह देते हो, परंतु लिखित रूप में आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आपका बीमा है कंपनी के माध्यम से। आपको कार्य अवधि पूरी करने पर साल, 2 साल, 3 साल यानी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जैसी चीज़ नहीं दी जाती। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अधिकारों में आती हैं और कंपनी लगातार 8 सालों से इन अधिकारों का हनन कर रही है। इसी हनन और शोषण को कम करने के लिए संगठन एक यूनियन का निर्माण किया गया, जिसमें पहले भी मैंने कहा था, फिर कहना चाहूँगा कि आप सभी को मोतियों की तरह अलग अलग हर जगह से ढूंढकर और माला में पिरोया गया। आज आप सब एक माला के एक एक दाने हैं, इसलिए आपके साथ अब शोषण कम हो रहा होगा और आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको कार्य करने में भी आसानी होगी और कंपनी के मानकों और सरकार के मानकों पर हम खरे उतर पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो हमें कार्य करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हमारे बच्चे अगर ढंग से पढ़ रहे हैं, हमें 2 टाइम भोजन मिल रहा है, तो हमें कार्य करने में कोई कोताही करने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। परंतु कंपनी मैनेजमेंट के सिस्टम की कमियां और शोषण, गहन शोषण से आज सभी लोग परेशान हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस बार की वार्ता के लिए अपर श्रमायुक्त माननीय श्री BK राय जी ने मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इस बार इन कर्मचारियों का फैसला कराया ही जाए, इनके हक और अधिकारों को जितना जायज़ है उतना दिलवाया ही जाए। तो अभी 9 तारीख तक के लिए हम नहीं कहना चाहते कि क्या प्रबंधन ने माना है और क्या हम कह रहे हैं, परंतु 9 तारीख के बाद सभी के सामने एक अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। इसी के साथ नमस्कार। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पायलट बंधु हैं उनके लिए जो विशेष चर्चा है कि अभी संस्था ने KMPL पर कुछ मेल आई हैं सभी जिला प्रतिनिधियों के पास, जिसके तहत अब GPS के हिसाब से फ्यूल होने लगा है। ठीक है, और जितना यानी GPS के हिसाब से गाड़ी चलेगी उतना ही फ्यूल आपकी गाड़ी को मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मरीज को सुविधा तब आप दे पाएंगे जब आपके पास साधन होगा, और जब साधन चलने लायक होगा, और जब साधन को चलाने वाला संसाधन ईंधन ही नहीं होगा आपके पास, तो आप कैसे सेवा दोगे। बस आपको बताना है, याद रहे, बताना है कि हमारे पास इस संसाधन का अभाव है जिसकी वजह से हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं। फ्यूल नहीं है, आपकी टेंशन नहीं है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गाड़ी पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। आप सभी पायलट बंधु, आप गाड़ी तैयार हो, आप चलाने के लिए तैयार हैं। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का क्या मतलब है, आप ड्राइव करेंगे गाड़ी को मेंटेनेंस कराने का कार्य उनके पास है। अलग से फ्लीट डिपार्टमेंट है, अलग से संस्था उन्होंने बना रखी है। हर ज़िले में सैटेलाइट खड़ा कर दिया है, उनके मैकेनिक हैं जो सैलरी ले रहे हैं। तो हमारे पायलट बंधु इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, सूचित कर दें बस कि आपके वाहन संख्या फला में इतनी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इसे सेवा दे पाना मुश्किल है या सेवाएं आपकी प्रभावित हो रही। वो फ्लीट इंचार्ज का काम है सही कराएं, फ्लीट हेड का काम है सही कराएं, वो वाहन के टेक्नीशियन का काम है सही कराएं। आप लोग बिल्कुल उसके लिए 1% टेंशन मत लीजिएगा। सूचना ज़रूर रखिएगा, चाहे लिखित के माध्यम से या जैसे भी सूचित कर दीजिए, वो अपना साधन सही कराए।
एम्बुलेंस रोगी वाहन को सही कराने का जिम्मा संस्था के पास ही तो है, हमारे पास तो है। हम क्यों सही कराएंगे? हम टेंशन ले लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही KMPL पे, साथियों वो गाड़ी का KMPL कितना आता है ये तो पायलट बंधु ही बता सकते हैं। जो ड्राइव करता है उसको वही बता सकता है, उसकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर होता है। वो इंजन तो नहीं हो जाएगा ना कि कहीं से टेस्टेड है, मानते हैं टेस्टेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इतना का KMPL होता है, लेकिन वो मानक के अनुसार ही देने का प्रयास करते हैं। ये सभी संस्था में होता है। जितने भी वाहन स्वामी होते हैं और जितने भी हमारे चालक बंधु होते हैं वो सबके साथ एक ही रूल होता है। वहाँ वो रूल यहाँ भी है, जितना KMPL आता है आप उतना KMPL दीजिए। साथियों डरने और घबराने की बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। चोरी ये लोग करते हैं और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। गौर करिएगा कभी, चोरी ये करते हैं, अरे यार ऑक्सीजन उपलब्ध कराना किसका काम है? उनका काम है। गाड़ियों का फिटनेस, गाड़ियों को सही कराना, गाड़ियों को फिट रखना, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं। उनका काम है कि मेरा काम है? मेरा दोष कहाँ से? मुझे दोष दे देते हैं। समय पर आप अलाइनमेंट नहीं कराएंगे, समय पर आप इसका फ्यूल पंप नहीं बनवाएंगे। जिस तरह से ये गाड़ियाँ चलती हैं जिन रोडों पर, इतनी इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ हैं। आप बताइए, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट गाड़ी हो तो क्या आप उसको 60,000 में ही टायर रोटेशन करोगे या बदलोगे? क्या आप उस इंजन का सर्विस 40-40 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तब करवाएंगे? इंजन की तो ऐसी तैसी कर दी आपने। आरोप लगा रहे हो पायलट के ऊपर। सैटेलाइट वर्कशॉप में आप चले जाएं, जोनल वर्कशॉप में, मुझे कई जगह की घटनाएं सुनने को मिली हैं कि वहाँ पर लोकल पार्ट्स डाले जाते हैं। किसकी मिली भगत है? संस्था हमें दोषी क्यों ठहराती है? आप क्यों ऐसा करने देते हो? क्यों ऐसा होता है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब ये नहीं होने देना है। हमारे ऊपर आरोप लगाना छोड़ दें और हमें इस चीज़ के लिए बाध्य ना करें। नहीं, कोविड के समय में कोई अपने से गाड़ी धुलेगा नहीं। गाड़ी धुलवाने का पैसा संस्था दे, संस्था से आएगा तभी हम लोग गाड़ी साफ करवा पाएंगे। हाँ, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें रखे हुए सामानों का रख रखाव, उसकी साफ सफाई, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, उसको हम करेंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार फ्लीट इंचार्ज होंगे, FE जिनको कहा जाता है। और सैटेलाइट पे आप बात करें, नहीं होता है तो अपने PM को आप बताएं कि हमारी गाड़ी के में धुलवाने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप खड़ी कर दें। हाँ बिल्कुल, अगर वो आपको इस चीज़ का मौका नहीं देते हैं तो मैं बताना चाहूँगा समस्त देशवासियों को, इसमें हम कर्मचारियों को कोई दोष नहीं है। गाड़ी धुलने और साफ़ करने के लिए हमें समय चाहिए, और अगर धुलवाया नहीं जाएगा तो जहाँ बताना था ना कि भाई आप गाड़ी देखिए तो हम तो नदी गाड़ी नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी संक्रमित है, जब तक हम संक्रमण साफ नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट PM को लिया है, PM को लाइने पर नहीं ना मना कर देते कि लेकिन डायरेक्ट PM साहब को लिए। चलो, और एक बात बताइए, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी जो जनपद के जानकार हैं, और कौन सी ऐसी नई समस्याएं हैं जिन पर चर्चा करने की ज़रूरत है? कोई आप लोगों का सुझाव हो जो अब तक की सहमति लगभग आप लोग जान चुके हैं क्या बनी है हमारी और सेवा योजक के बारे में के बीच में, तो उस पर अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो आप लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बता सकते हैं, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बता सकते हैं क्या और होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल सही है। अभी हमारे जनपद के बहुत ही वरिष्ठ पायलट हैं, इनका लाइसेंस भी बहुत पुराना है, 15-20 वर्षों का, कार्यानुभव भी इनका बहुत अच्छा है। ये संस्था की शुरुआत में जब गाड़ियां मेंटेन हो रही थी तो वहाँ पर लखनऊ वर्कशॉप में ये थे, वहाँ से इन्होंने गाड़ियाँ अपने हाथों से भी मेंटेन कराई है।
पूरे जनपद में बहुत अच्छा अनुभव भी रखते हैं एम्बुलेंस की खराबियों और कमियों के बारे में। तो अगर हमारे किसी कर्मचारी को ऐसी दिक्कत आती है तो इनसे सलाह ली जाती है। इन्होंने कहा है KMPL जितना आ रहा है उस हिसाब से दें, इसमें कोई चोरी करने की ज़रूरत या किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप देखिए KMPL चेक कराने का जो एक मानक स्तर है कि एक बार आप फ्यूल करा लीजिए, कराने के बाद आप गाड़ी चलाइए 100-200 किलोमीटर, आप पुनः फिर से फ्यूल कराइए। 50-60 किलोमीटर में आपको कोई KMPL का औसत पता नहीं चल पाएगा एक्चुअल। और आप रोड देखिए, हमारी गाड़ियाँ हर जगह चलती हैं, रोड का चयन आप कर लें। और बता दें, और एक चीज़ देखो भैया, जल्दी चलाओ, दोनों AC चालू करके चलाओ, क्योंकि हमें मरीज की सेवा पूरा। हाँ, और ऐसा चलिए, अगर देखिए देखिए, अगर एक बार में आपको आप भी संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि हम अभी सही नहीं है या आप संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, तो आप KMPL करा लीजिए, पूरा पुनः चेक करा लीजिए, दोबारा बोल दीजिए कि आप फिर से भराइए। और भैया जो कोविड में गाड़ियाँ लगी हैं, मान लीजिए हम केस लेके अस्पताल तक आ गए, लेकिन वो डॉक्टर किट पहनने में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लगा देता है, तो पीछे बैठा मरीज इतना हो जाता है कि गाड़ी चालू रखना तो पड़ता है। भैया देखो, ये वाहन रोगी है, देखो मेरी बात सुनो, ये रोगी वाहन है और रोगी वाहन में AC लगी है। AC लगने का मतलब है नियमानुसार मौसम जैसा हो प्रत्येक मरीज को AC की सुविधा देनी है। एक चीज़ याद रखें, चाहे 1 घंटे अगर आपकी गाड़ी में पेशेंट है, 5 घंटे है, तो ऑक्सीजन और AC उसको वातानुकूलित वातावरण में रखना और उसको ऑक्सीजन देना, ये हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, याद रखें। कोई गर्मी में किसी मरीज़ को तड़पाएं ना, AC चलाएं, नहीं है तुरंत सूचित करें, AC बनवाएं, AC भरवाएं उसमें। ये ज़िले के अधिकारियों का काम है, हमारा काम नहीं। हम किसी मरीज़ से ये नहीं कह सकते कि भैया तुम गर्मी में तड़पो, जब उसमें वातानुकूलित गाड़ी है तो हम क्यों नहीं उनको सेवा दें। ठीक है, हाँ तो नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। देखो मेरी बात सुनो, सुनिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी अधिकारी से। हमारा जो काम है उसे करना है। सभी मरीज़ को वातानुकूलित मौसम में सफ़र करवाना है, ठीक है, उनको AC की सुविधाएं देनी है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 5 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत है मान लो, और कोविड में गाड़ी लगी है तो ऑक्सीजन तो देना मस्ट है। ऑक्सीजन आप 5 घंटे दीजिए, 6 घंटे ख़त्म हो जाए तुरंत डिमांड करिए, नहीं आप बता दीजिए कि मेरे पास नहीं है। मैं इसकी सूचना CMO साहब को देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी अगर कमी की वजह से या आपके ना बताने से किसी की जान चली जाएगी ना, तो आरोप हम पर आ जाएगा। तो ऐसा ना करें, सूचित ज़रूर करें। वहाँ नहीं सूचना मिलती है, आप तुरंत कार्यालय में यहाँ फ़ोन करें, यहाँ से तुरंत बात की जाएगी तत्काल। जितने लोग कोविड में अभी स्पेशल लगे और किसी के साथ कोई भी समस्या होती है तो ज़रूर बताएं, एक बार अवगत कराया करें, ताकि उस पर विचार किया जा सके, उस पर तुरंत उनसे बात। होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हो सकता है साहब कैसे मान जाए, तो यार साहब कहने से जब वो नहीं मान रहे हैं तो साहब काहे कह रहे हो, काहे के साहब है यार, तुम व्यवस्था नहीं मैनेज कर पा रहे हो, साहब बने बैठे हो यहाँ पे। आप देना आप सब आपको है सब कुछ व्यवस्था, ये प्रबंधन के लिए MEPM रखे गए हैं, गाड़ियों के प्रबंधन के लिए भी रखे गए हैं। और जो प्रबंधन कर ही नहीं पा रहे हैं तो काहे की साहबगिरी कर रहे हो। हम साहब कह रहे हैं बस खाली हमारी अटेंडेंस काटने के लिए, वो भी तो सही से नहीं कर पा रहे हो कि हमारे किए गए कार्यों का मूल्य नहीं दिला पा रहे हो जीवन में, और कैसे काम करोगे, हम किस तरह से करें। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद को कहना पड़ेगा, तब उनकी समझ में आएगा। बिल्कुल चुप ना रहें, बस इतना जान लो, चुप नहीं रहना है, अपनी आवाज़ को एक होकर के कहिए, और तो बिल्कुल नहीं चुप रहना है। आपके साथ गलत हो रहा है, आप यहाँ फ़ोन करिए, यहाँ सूचित कराइए, उस पर तुरंत चर्चा होगी, हम सारे लोग मिल के चर्चा करेंगे, बात करेंगे।
उनका काम है प्रबंधन को बनाए रखना, हमारा काम है सेवा प्रदान करते रहना। बस इस चीज़ को हम करते रहेंगे। साथियों, और किसी का कोई विचार समझौते को लेकर के, किसी के पास कोई बढ़िया विचार हो कि क्या होना चाहिए आप लोगों की तरफ से? कोरोना योद्धाओं के लिए जो है खाने की व्यवस्था जी बिल्कुल, कोरोना योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा प्रदेश यूनियन के मीडिया प्रभारी क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, हम लोगों के बहुत चहेते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत से कोविड के शुरुआत में ही डीजी हेल्थ को फ़ोन के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उनको कह करके वहाँ से लेटर भी भिजवा दिया था शासन स्तर से। हाँ, डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ को सीधा निर्देशित किया था कि कोरोना योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था उचित हिसाब से की। अच्छा, भोजन मिला क्यों नहीं हमको? हम बता दें, हमने डिमांड नहीं की। और मैंने, अगर हम लोगों ने कहा भी तो पता है किसने हमारा भोजन मार दिया? जो EMPM है। क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे वर्कर भूखे काम करते हैं। हमारे वर्कर सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे लौटते हैं, किट पहन के और नहाते हैं, फिर क्या खाना बनाएंगे? इन लोगों ने हमारा अधिकार था, कुछ अधिकार तो ये हनन कर लेंगे। क्योंकि कुछ अधिकारियों को देखे होंगे, जिला के अधिकारियों को, कि वो CMO कार्यालय में घुसने डरते हैं कि हम मांगे कैसे, कहें कैसे। उनको लगता ही नहीं कि हमारी आवाज़ को उनको शासन स्तर पे कहना चाहिए। शासन स्तर पे हमें लगता है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ही हमारे कार्य को नहीं ध्यान देती। हम लोग इतना बार धरना नहीं, सरकार कोई जवाब नहीं देती। ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए सर, लेकिन बार-बार तो पता नहीं होता। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। एक स्वास्थ्य कर्मचारी हमने तो अपने यहाँ के CMO से बात की थी। केस मैंने वापस पहुँची, केस छोड़ के आ रहा था, मैंने CMO को कॉल कर दिया। देखिए दिमाग की बात है, हमने किसी अधिकारी के पास फ़ोन नहीं किया, हमने डायरेक्ट CMO साहब को फ़ोन लगाया। सर ये बताइए, आपने अभी रेफर किया है पॉजिटिव केस इलाहाबाद के लिए, हम उसको छोड़ के रास्ते में पहुँच रहे हैं, उन्होंने उनको लोकेशन नहीं बताया कि हम भरवारी पहुँच रहे हैं। अब सर ये बताइए कि गाड़ियाँ क्या हमको खुद से सैनिटाइज करनी पड़ेंगी? मैंने खाली पूछा एक निवेदन के तौर पे, तो उनका कहना क्या है कि क्यों? हमने कहा सर मतलब ये कि हम खुद मतलब वही किट पहने हैं सर, ये वो, उसके बाद जो है खुद चले सैनिटाइज करें। अब देखिए वो डायरेक्ट ना नहीं बोले कि ऐसा है तुमको नहीं करना है, वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बताओ जब गाड़ी चला सकते हो। देखिए अभी CMO भी नहीं जानता कि कौन बात कर रहा है, टेक्नीशियन बात कर रहा है कि चालक बात कर रहा है। अब उनका कहने का मतलब है जैसे गाड़ी चला सकते हो वैसे सैनिटाइज भी कर सकते हो। देखो ना, उनका इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बोलने का देखो घुमा के डायरेक्ट वो भी ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम व्यवस्था नहीं की है। समझना चाहिए। लेकिन समझो, हाँ, रेफर हुआ है, हमने पूरी चीज़ बताई। हमने कहा सर देखिए हेल्थ टेक से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसी बात है खुद से करना है। तो क्या सर बताएं कि हमको क्या खुद से करना है? उन्होंने कहा देखिए भाई हमने मशीन की व्यवस्था कर दी है, बाकी जैसे गाड़ी चलाते हो वैसे इसको भी करो। तब हमने समझा कि हो सकता है शासन प्रशासन से इन लोगों का जैसा भी हो ना व्यवस्था हो अलग सैनिटाइज करने की, लेकिन उनकी बात से भी हम सहमत नहीं हुए। अगर उनको कहना हो तो डायरेक्ट मना कर देते कि आप अपने हाथ से करिए, अपने हाथ से आपको करना हो। लेकिन उन्होंने बात को थोड़ा घुमा के बोला, जैसे गाड़ी चला लेते हो वैसे इसको भी कर लो। भाई वो तो समझ रहे थे कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग देखिए, बात कर रहे थे, हम तो रिकॉर्ड करके रखे थे बात को उनकी। और उसके बाद सुनो, उसके बाद मेरे पास PME का फ़ोन आया, PM का फ़ोन आया। PM ने बोला दशरथ बोर्ड, मतलब जानते ही थे कि हाँ दशरथ बोर्ड है, तुमने CMO के पास कॉल की थी? हमने कहा जी बिल्कुल की थी। उन्होंने कहा कि क्यों मुझसे कॉल नहीं की? हम कहा तक नहीं किया आपके पास, PME के पास किए, फ़ोन नहीं उठा। आपके हेल्प डेस्क से बात की, हेल्प डेस्क ने कह दिया कि भाई खुद से करना है। तो यही बात हम क्लियर करना चाहते थे रिकॉर्डिंग लाइन पे। कल को कोई बात हो जाए, CMO ये ना कह दे कि हम तो सैनिटाइजिंग की व्यवस्था किए थे, ये लड़का खुद जाके मरा है अपने आप सैनिटाइज करके। तो हमने कहा कि इस बात की रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने डायरेक्ट CMO के पास कॉल किया। बाकी मैंने उनसे ये तो कह नहीं किया भाई क्यों नहीं कराओगे आप ऐसा, भाई वो भी उसके अधिकारी नहीं, इतने बड़े अधिकारी हैं, उनसे किस लैंग्वेज की बात करनी थी। हमने बात कर दी, हम भी संतुष्ट हो गए। चलिए भाई वो कह रहे हैं कि खुद से करना है, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि डरिए नहीं भाई। हमसे किसी ने कहा कि CMO के पास डायरेक्ट कॉल कर दी, ये नहीं कहा। हमने कहा यार वो भी एक आदमी है, वो भी एक मनुष्य, उनको भी
सौंपा गया है, जिम्मा सौंपा गया है इस पूरी बीमारी का, क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हमने तो डायरेक्ट नाम बताया था सर एलिस से बात कर रहे हैं आपके कौशाम्बी से। अब वो दरअसल क्या है, अगले दिन तुरंत ये पीएम को फ़ोन करके बताया कि आप तुम्हारे लड़के हमारे पास फ़ोन करते हैं, हम क्यों ना करें, या तो ये पीएम को सुनो हमारी, यही बात करने से कहीं नहीं करता है। यही चीज़ है साथियों, यही चीज़ है साथियों, उस जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़िए, एमई पीएमएफई को पकड़िए और जिसकी जिम्मेदारी है, और उनसे कहिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, हम पायलट हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम टेक्नीशियन हैं, हम सेवा दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी जो है आप उसे करिए, हमें हमारा पारिश्रमिक दिलाइए, समय पर दिलाइए, हमारी गाड़ियों का रख रखाव आपकी जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। यही एमई पीएम बताते हैं कि हमारी कंपनी इनको सब कुछ छोड़ के, मतलब रहना खाना इन लोगों को मतलब अनुबंध में है, ये अपना चाहे जैसे करें। इसीलिए किसी सरकार नहीं बताइए जिस हिसाब से लेटर इशू हुआ था, अगर अधिकारी थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दे, नहीं सर हाँ समस्या होती है, समय बेसमय पे केस लगता है, तो ऐसा नहीं है कि उस लेटर पे साइन हो गई व्यवस्था ना होती। लेकिन ये हमारे एमई पीएम जो है हमारे 4 से 10 दिन चला भी, हाँ चला भी देखो। ये एमई पीएम मैं बता रहा हूँ ना, ये करते क्या है, ये खाना पूर्ति करते हैं, कागज़ में तो दिखा देते हैं कि मैं इनको सब दे रहा हूँ। इतने दिन के लॉकडाउन पीरियड में केवल एक बार संस्था ने ग्लव्स मास्क सैनिटाइजर भेजा है, बाकी सीएमओ के यहाँ से आ रहा है। 1-2 बार और आ गया होगा, एक आध बार, लेकिन उस पैमाने पर नहीं आ रहा है जिस तरह से मरीजों को सेवा दे रहा है, क्योंकि हर बार में तो अलग अलग यूज होना है ना, ज़्यादा मात्रा में यूज करना है। और आज यूनियन बन जाने से इतनी बड़ी सुविधा सुखद हो गई है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ भाई, 2017 की बात है, एलिस में 6 महीने ड्यूटी किया था, वो कौन से हमारे पीएम थे, आशीष क्या नाम था उनका, अमित, धर्मेंद्र, हम नहीं यहाँ जो रूम लिए थे उनका क्या नाम था, आकाश, अभी जो फोन बता, हाँ आकाश, इन्होंने क्या किया बताइए कि बस खाली मतलब ड्यूटी दूसरे को दिलाने में या हम सब करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, एक लेटर इशू किया हमको गाड़ी से ड्यूटी में हटाने के लिए। ये हमको बोल रहे थे कि तुम 39-15 एजेंट से हट जाओ कुछ दिन के लिए, दूसरे को चढ़ दीजिए। बात समझिए इतनी छोटी सी बात थी, उसके लिए उन्होंने किया क्या, जिला अस्पताल हमको उन्होंने बुलवाया, गाड़ी चेक की हमारी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है अब तुम्हारी गाड़ी, एक हमको लेटर देखो 2 दिन की प्लानिंग थी, 2 दिन के अंदर इन्होंने एक पेपर प्रिंट करवाया, उसमें लिखा था कि आपकी गाड़ी का मानक जो है मानक के अनुसार इसका एवरेज नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है गाड़ी आपकी साफ सफाई दुनियादारी, मतलब आपको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, नहीं तो आपको जो है सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इतना बड़ा लेटर इशू हो चुका था। लेकिन हम 4 स्टाफ उस समय जो भी हमारे 2 एमसी 2 पायलट से डटे थे कि यही 4 ड्यूटी करेंगे, आप सही कारण बताइए। ये कहते थे हम विजिट किए, हमने कहा अगर आप विजिट किए विजिट आईडी बताइए। मेरा कहना था कि आप विजिट आईडी दीजिए, मैं आपके लेटर पर साइन कर रहा हूँ। यहाँ तक संदीप दुबे तक बात गई, उनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से इलाहाबाद में मिला, लेकिन अपने यूनियन के ना होने के 2017 में यूनियन चुनी था, यूनियन ना होने के चक्कर में उनका भी यही कहना था कि उन्होंने क्या कहा था, शायद यही कुछ था कि 5100 या हाँ 5100 लोगों की कॉल मेरे पास डेली आती है। मैं बात करता हूँ, मेरे पास समय नहीं, जाकर अपने एमई पीएम से बोलो, लेटर पे साइन करने के लिए बोल रहे हैं, जाकर लेटर साइन कर दो। वही संदीप दुबे एक समय था जहाँ आज कुछ भी हो गए, लेकिन हमको बात करने में हमने कहा पर आप सही बात करिए, तो उन्होंने बात कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली की बात है, उन्होंने कहा जाइए अपने पीएम से कहिए। तब यहाँ पीएम ने कहा कैसा है, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, तुमको मैं जो कर कह रहा हूँ वो कर नहीं रहे हो। लेकिन मैं यही सोचता हूँ उस समय मेरा यूनियन होता, वो इस तरीके से उससे बातें नहीं करते, ना कोई लेटर इशू करते। ये सब बातें हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आज अगर आप खूब बड़ी, आज आपके साथ कोई अधिकारी नहीं कह सकता है, आकस्मिक आपको कोई लेटर नहीं दे सकता कि उसमें साइन करो। वो क्या करेगा, गाड़ी आपकी चेक करेगा, एक बार आपको हिदायत देगा, आप गाड़ी सुधार कर लीजिए, ये कर लीजिए, दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, चेक हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, एक किसी एमसी पायलट को लेकर दे दिया हुआ है कंपनी के पास, तो आपको साइन करने करना है, नहीं करोगे। यूनियन में हमको आवाज़ उठाने का और ये किया है, आवाज़ उठाने का, एक बार बचाने का। देखिए हर चीज़ होता है, अब लगता है एक घर जैसे छोटा बच्चा गलती कर देता है, बड़े उसको एक बार समझाते हैं, कह रहे यार रहने दो, बात उधर दो, ये ऐसे कर लो। आज यूनियन हम लोगों के साथ वही है, कोई गलती कर रहा है उसको हम लोग समझाने के प्रयास कर रहे हैं,
उसके साथ गलत हो रहा है तो अगले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बात है। पहले ये होता था कि कोई अगर समस्या होती तो हम अकेले हैं, जो भी अधिकारी उनका जीवन करके हमें सुलझाना है। लेकिन आज क्या है कि हम उनका जीवन नहीं करना, अगर हम सही हैं तो अपनी यूनियन का हम लड़ जाएंगे। अब ये है कि किसी को ये लगे कि अधिकारी बहुत सरल स्वभाव के हैं, जहाँ ये उनकी गलतफहमी है। अधिकारी नहीं सरल स्वभाव के हैं, वो भी सब समझते हैं, उनको ये नियुक्त किया गया है। अब ये है वो भी यूनियन के आगे वो भी समझते हैं, जो भी करेंगे सब कुछ इन लोगों की बातें हर जगह फैलेंगी, उससे विचार विमर्श होगा, इसीलिए इन लोगों की भी गलत नहीं चल रही है। और कंपनी का जो ये नया नियुक्ति पत्र है मदर चाइल्ड वाला, आप समझिए अगर यूनियन ना होता, कोई अभी कहीं कहीं किसी एम्प्लॉई को पता नहीं है, कुछ लोगों ने साइन भी कर दिया, कुछ लोगों ने साइन भी कर दिया, बताइए। लेकिन आज यूनियन ने देखिए, अभी शायद अपने यहाँ सिर्फ सुनील का शायद जैसा कि प्रकाशित हुआ था, इन्हीं के एक लेटर आया था, बाकी अभी और लोगों का नहीं हो पाया। हाँ, वो मदर चाहेगी जो आप नई कंपनी से जो आप लोग नई कंपनी में नियुक्ति पत्र मिला रहे थे ना, आपको नया कर रहे थे, यानी आपकी पुरानी सेवाओं का समस्त मूल्य खत्म किया जाता है। हाँ, यानी आपकी पुरानी सेवाओं का समस्त मूल्य खत्म किया जाता है। अब आप नए सिरे से नई कंपनी के नए कर्मचारी जो कि अनुबंध बेस पर हैं, अनुबंध आधार पर हैं। जैसे ही कंपनी का सरकार से अनुबंध खत्म होगा, आप पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। अगला अनुबंध मिलने पर आपको फिर बुलाया जाएगा। हम डोरी के कुत्ते हैं, हम श्रमिक हैं, हम रोजगारी हैं, हम लगातार कंपनी के कार्यकर्ता हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं। कंपनी किसी अनुबंध को लेती है, तोड़ती है, अधूरा करती है, पूरा करती है, ये समस्त जिम्मेदारियां कंपनी की होती है, हम कर्मचारियों की नहीं। भाई एक कंपनी 3 टेंडर एक समय में लेके चला रही है, अरे 3 नहीं है, तुम 30 टेंडर ले लो। तुम्हारे अनुबंध से जो तुमने अपने आधार पर सरकार से लिया है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो कार्य कंपनी और प्रबंधन द्वारा सौंपा गया है हम उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं और अपना काम हम करते हैं, तो हमें आपके अनुबंध से क्या लेना देना? भाई हम तो आपके कंटिन्यूअस वर्कर है ना। लेकिन कंपनी नई नई नीतियाँ, नई नई चालें ला के हर तरफ से केवल कर्मचारियों के हक का हनन करती है। लगातार वो शोषण करने के लिए कोई ना कोई नियम और शायद हम शुक्रगुजार हैं इस कंपनी प्रबंधन की उत्तर प्रदेश इकाई का कि इन्होंने इतना शोषण नहीं किया होता तो आज हम सभी भाई इकट्ठा नहीं। बिल्कुल सही, हमारे बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत वक्त भी हो चुका है। आप सभी के विचारों और सुझावों को लेकर के जो चर्चा हुई है बहुत ही सफल रही है। आप सभी के सुझाव, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों के सुझाव प्रदेश यूनियन और प्रदेश कमेटी के लिए बहुत ही अहम है। आप सभी अपनी बातों को, अपने विचार को प्रदेश यूनियन तक पहुंचाने का प्रयास करें, किसी भी माध्यम से पहुंचाएं तो बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों के लिए आएगा। और जल्द ही साथियों देखें 9 तारीख को जो डेट लगी है उसके पहले 7 तारीख तक हमने आह्वान किया आप सभी से कि अपने विचार जो विधि सम्मत हों, श्रमिकों के हित में अगर कोई अधिकार और कानून है तो वो सुझाव, वो विचार अपनी रखिए, प्रदेश यूनियन तक पहुंचाइए। ज़रूर आपकी बातों पर चर्चा किया जाए, क्योंकि इस बार समस्त प्रदेश के कर्मचारी एक साथ होकर के अपने अधिकारों को लेकर के आगे आए हैं। पूरे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाई मधुर मिश्रा जी हों, चाहे अतुल सिंह जी हों, और हमारे प्रयागराज के समस्त साथी कर्मचारी हैं, और मतलब प्रदेश के समस्त जो जानकार व्यक्ति हैं, हमारे प्रदीप यादव भाई जी हैं, जिनसे आपस में चर्चाएं होती हैं। मैं कह दूं कि सभी लोगों का विचार अच्छा लगता है, सुझाव अच्छा लगता है। तो अभी सब लोग की एक मांग है, एक अधिकार है। इन चीज़ों को लेकर के अब बहुत
आप लोगों का सुझाव बहुत ही हमारे लिए अहम है। आप अपने सुझाव और विचार देते रहें साथियों। पायलट बंधुओं के लिए हमारे बहुत ही जानकार हमारे जनपद के पायलट, जो पूरे जनपद में कहीं भी समस्या होती है और फ्लीट संबंधित काफ़ी जानकारी रखने वाले भाई अवधेश जी, जो यूनियन कमेटी के जिला कमेटी के प्रभारी भी हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से सबको संयोजित करके चलते हैं। हम उनको सुनेंगे थोड़ी देर और पायलट भाइयों के लिए वो बताएंगे किस तरह से अपने कार्य कुशलता को और निखार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। मैं जिला प्रभारी अवधेश कुमार। मैं अपने पायलट भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पायलट भाई घबराएं ना KMPL को लेके। हमारी गाड़ी जितना एवरेज देती है उतना आप लोग दीजिए। हाँ, बिल्कुल दीजिए। तो भाइयों, हम KMPL पे चर्चा कर रहे थे। आप लोग KMPL से मत घबराइए। KMPL जितना कंपनी मांग रही है या जितना गाड़ी देती है, हम उतना KMPL देंगे। लेकिन जितनी हमारी सैलरी है कंपनी अगर दे रही है तभी हम KMPL दे पाएंगे। और फिर हम चोरी नहीं करते, वैसे भी चोरी नहीं करते, कंपनी हमसे चोरी करवाती है। तो बोलिए, चल रहे भैया। साथियों, अब लगभग हम लोग का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। अब इस लाइव को हम लोग बंद करना चाहेंगे। जितने लोग हम पर जुड़े हैं सभी को धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि हम लोग का एक चैनल है गोलू बनारसी, जो एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं के लिए, सभी MT पायलटों के हित के लिए हम लोग इस पर कार्यक्रम जो भी होता है, जो भी न्यूज़ अपडेट होता है, हम लोग देते रहते हैं। तो आप गोलू बनारसी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें या जो भी MT पायलट भाइयों के लिए लाएँ, जो भी यूनियन के लाएँ, आप लोग उसको देख सकें। इसलिए हमसे आप जुड़ें गोलू बनारसी चैनल पर। और साथियों, हम लोग अपनी लाइव को यहीं ख़त्म करते हैं। यूनियन एकता जिंदाबाद। साथ ही एक नारा था जो मैं फिर से उसको उजागर करना चाहूँगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी बातों के साथ रमेश भैया कुछ जरूर इस नारा पे एक जोर जरूर दें। और ये कार्यक्रम लगभग खत्म होने की ओर है। साथियों, बहुत खुशी हुई, बहुत सारे कर्मचारी भाई हमारे साथ जुड़े रहे लाइव। साथियों, इस परिवार को बनाने में आप सबकी अहम भूमिका है। आप प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी इस संगठन को, इस संघ को मजबूती प्रदान करें। अपने अपने स्तर से छोटा छोटा अगर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत बड़ी मजबूती आएगी। यूनियन की जो बहुत खास बात है, एकता बनाए रखें साथियों। बाकी जितना भी होगा, जितना भी हम लोग के साथ शोषण है और जो शोषणकारी हैं, जो शोषण कर रहे हैं, इनको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं। सभी को नमस्कार।